हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। तो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि मैं बेसिक के बाद क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है बेटा, मैंने आपके लोगों की डिमांड के अनुसार पर क्लास 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बेटा, सबसे पहले इस वीडियो में तो हम लोग इसका बेसिक पढ़ेंगे कि जो हमारा क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका मतलब क्या है कि वैद्युत आवेश क्या होता है तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका मतलब बेटा यहाँ पर यह है कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या मतलब इसका कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और बेटा, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं पढ़ा तो इसके पहले या फिर इसके बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बेटा, हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर ही कि वैद्युत आवेश होता क्या है, कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने यहां पर एक परिभाषा लिखी है कि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब कि द्रव्य का वह गुण, यानी जो द्रव्य होता है तो उसका वह गुण जिसके कारण, किसके कारण, द्रव्य के उस गुण के कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, यानी वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर से देखिएगा कि द्रव्य का वह गुण, यानी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण, यानी द्रव्य के गुण के कारण वह वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है। या तो वह वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर वैद्युत प्रभाव या फिर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता बेटा? आप अगर इसकी परिभाषा लिखना चाह रहे हैं तो आप हमारा वीडियो रोक करके इसकी परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको दोबारा भी आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। एक बार फिर से परिभाषा को रिपीट करते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत आवेश, कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो इसकी परिभाषा बताई गई है कि द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि या तो वह द्रव्य का गुण वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा, या फिर द्रव्य का गुण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, या फिर वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करेगा। तो उसको हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। और इस वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि वैद्युत आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है बेटा, इसका मात्रक जो होता है वो होता है हमारा कूलाम। मात्रक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर हमें किसी लंबाई को मापना है तो हम लोग उसका मात्रक क्या लेते हैं? या तो सेंटीमीटर लेते हैं या फिर मीटर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें कूलाम को, मतलब कि आवेश को अगर हम मापना है तो उसका मात्रक हम कूलाम में लेंगे। या जैसे 3 कूलाम है, 4 कूलाम है, 10 कूलाम है, तो उसको हम लोग
कूलाम में लिखेंगे, यानी हमारा उसका मात्रक हो जाएगा। या इनकी हम कुछ किसी दूरी को जब मापते हैं तो कहते हैं 2 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार अगर हम आवेश को मापेंगे तो वहां पर लिख देंगे हमारे 2 कूलाम आवेश है। इतनी बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब इसके बाद बात करते हैं कि आवेश होते कितने प्रकार के, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि आवेश जो है बेटा वो कितने प्रकार का होता है? वह बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का आवेश होता है। हम जिसको नाम दे सकते हैं नंबर फर्स्ट, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी पहला जो हमारा होता है उसको एक को कहते हैं धनात्मक आवेश। इसी का दूसरा होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या होता है बेटा? ऋणात्मक आवेश। हाँ बेटा बिल्कुल ही आपने सही सुना है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला धनात्मक आवेश, नंबर 2 क्या होता है बेटा हमारा? ऋणात्मक आवेश। अब ध्यान देखें, यानी कि आवेश को अगर 2 भागों में बांटा गया है, धनात्मक आवेश में ऋणात्मक आवेश में, तो इनमें अंतर क्या है? हम समझ सकते कि इन दोनों में अंतर तो अवश्य होगा। जब इसके 2 भाग हो गए आवेश के, इसमें अंतर तो अवश्य ही होगा। तो ध्यान देखिएगा, यानी धनात्मक आवेश हमारा क्या होगा? धनात्मक आवेश हमारा हुआ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा? कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वह हमारा आवेश धनात्मक आवेश होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? धनात्मक आवेश क्यों होगा? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो आप समझ लीजिएगा कि वह धनात्मक आवेश है। बस जस्ट इससे विपरीत समझना है कि अगर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? अधिक हो। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो वह हमारा क्या कहलाएगा? ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। या फिर हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, एक ही बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह हमारा धनात्मक आवेश कहलाएगा। या फिर जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह हमारा ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। लेकिन किस प्रकार? यानी किसी भी अगर हम वस्तु की बात करते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं कि अगर हमने कह दिया कोई वस्तु धनावेशित है, कोई भी वस्तु क्या बेटा? धनावेशित है। तो धनावेशित कोई भी वस्तु तब होगी जब उसमें सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब उसमें सामान्य अवस्था से उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तभी वह वस्तु हमारी क्या कहलाएगी? धनावेशित कहलाएगी। बात करते ऋणावेशित की, अगर उस वस्तु पर अपनी सामान्य अवस्था से, किससे बेटा? उस वस्तु पर अपनी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अर्थात उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वस्तु की सामान्य अवस्था से, तो वह वस्तु हमारी ऋणावेशित कहलाएगी। अच्छा बेटा एक बात देखिएगा, हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तब वह धनात्मक आवेश कहलाएगा, या तब वह वस्तु धनावेशित कहलाएगी। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब वह ऋणावेशित कहलाएगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल उल्टा बताया जा रहा है, लेकिन उल्टा बिल्कुल ही नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी जिस वस्तु पर, तो वह वस्तु हमारी
धनात्मक वस्तु कहलाएगी। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो वह वस्तु तुम्हारी धनावेशित वस्तु कहलाएगी। और जिस वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वह हमारी ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ऋणावेशित वस्तु कहलाएगी। किस प्रकार? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बात हो रही इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात है बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन है क्या, जिसकी वजह से सब उल्टा मामला हो रहा है। इलेक्ट्रॉन है क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का ये मान होता है बेटा। कितना मान होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है कि यहाँ पर 10⁻⁻19 है। इसका मतलब क्या है? इस पर निगेटिव चार्ज अधिक है, इस पर निगेटिव पावरें इसमें अधिक है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तभी तो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी। तभी तो वस्तु हमारी धनात्मक कहलाएगी, तभी तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश होगा। और जब किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो उस पर ऋणात्मक चार्ज अधिक बढ़ेगा। जब ऋणात्मक चार्ज अधिक बढ़ेगा तो अब वस्तु तुम्हारी कैसी हो जाएगी? ऋणावेश हो जाएगी, यानी उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश अधिक हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, हम समझ रहे हैं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, हम आपको अवश्य ही बताएंगे। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये तुमने सीख लिया कि धनात्मक आवेश कब होगा, यानी कि कोई वस्तु धनावेशित कब होगी या कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी। ये बात आपको बिल्कुल ही समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं इसमें हम कि इसमें जो समान, अगर बात करते हैं कि समान आवेश की वस्तुएं, समान आवेश की वस्तुएं, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं और उनके ऊपर समान आवेश है, या हमें समझ सकते हैं कि एक हमारे पास ये वस्तु है, एक हमारे पास ये दूसरी वस्तु है। ये पहली वस्तु हो गई, ये हमारे पास दूसरी वस्तु हो गई। और अगर अब इनके ऊपर अगर समान आवेश है, चलो हमने मान लिया कि इसके ऊपर भी +2 कूलाम आवेश है और इसके ऊपर भी +2 कूलाम आवेश है। मतलब फर्स्ट वाली वस्तु पर भी 2 कूलाम आवेश है, सेकेंड वाली वस्तु पर भी 2 कूलाम आवेश है। तो इसका पता क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा? प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? ये प्रतिकर्षित। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि इनके ऊपर बेटा समान चार्ज है, यानी समान आवेश है। इसके ऊपर भी +2 आवेश है, इसके ऊपर भी +2 आवेश है। अब जरूरी नहीं है 2 ही, आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर 4 है, इसके ऊपर 4 है, या इसके ऊपर 10 है, इसके ऊपर, मतलब कुल मिलाकर के समान आवेश की वस्तु है। अगर समान आवेश है दोनों वस्तुओं के ऊपर तो वह वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगी बाहर की तरफ, जैसे कि ने तीर लगाया है। अच्छा, इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए दूसरे उदाहरण लेकर समझ रहे। अब हमने मान लिया कि असमान आवेश हो, असमान आवेश की वस्तु क्या हो बेटा? असमान आवेश की वस्तुएं हो। या हम समझ सकते हैं कि एक वस्तु यह है, दूसरी वस्तु हमारे पास यह है,
इसको नाम फर्स्ट दे दिया, इसको सेकेंड। अब हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि इसके ऊपर +2 कूलाम आवेश है। कूलाम को बेटा केवल सी भी ले सकते हैं, इसका मात्र होता है कूलाम सी। और इसके ऊपर -1 कूलाम का आवेश है। समझ रहे आप? ऊपर वाले में क्या था, इस पर भी 2 कूलाम का आवेश था, दूसरी वस्तु पर भी 2 कूलाम का आवेश था। और इन दोनों के मध्य में प्रतिकर्षित बल यानी प्रतिकर्षित कर रहे थे, यानी इसके मध्य में कौन सा बल लग रहा था, प्रतिकर्षण। कौन सा बेटा बल लग रहा था इसके मध्य में, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। अब की बार हमने पहली वस्तु ले ली जिस पर 2 कूलाम आवेश है, दूसरी वस्तु पर -q कूलाम आवेश है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट बेटा ये होगा, ये वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और कौन सी वस्तु आकर्षित करेगी, ये वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कौन सी वाली वस्तु, सेकेंड वाली वस्तु बेटा फर्स्ट वाली वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ये बात ये सोच रहा है कि अगर ये वस्तु मेरे पास आ जाएगी तो मैं इससे कुछ आवेश प्राप्त कर लूंगा। ये इसके दिमाग में, या आप समझ सकते हैं ये इसका ये एक प्रॉफिट की अपनी ये बात सोचता है कि अगर ये वस्तु मेरे पास आ जाएगी तो मैं इससे कुछ आवेश ले लूंगा। इसलिए यहां पर वस्तुएं बेटा कैसी हुई, विपरीत वस्तु यानी असमान आवेश की वस्तु। कैसी, असमान, यानी इन दोनों वस्तुओं के ऊपर असमान आवेश है। कैसा आवेश बेटा, असमान आवेश है। एक के ऊपर +2, दूसरे के ऊपर -1 कूलाम। इसलिए ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। क्या कर रही बेटा, यहाँ पर ये दोनों वस्तुएं ही यहाँ पर ये आकर्षित कर रही हैं। मतलब कि इन वस्तुओं के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जबकि इन वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बेटा आपको समझ में आ चुका होगा कि जब समान आवेश की वस्तुएं होती हैं तो उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो असमान आवेश की वस्तुएं होती है उनके ऊपर आकर्षण बल लगता है। तो बेटा आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र पर। चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। हम लोग वैद्युत आवेश को समझ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मतलब कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और कहां पर आकर्षण बल लगता है, कहां पर प्रतिकर्षण बल लगता है, ये बात हम लोग वैद्युत आवेश में सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। और ये परिभाषा क्या कहना चाहती है, जब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो देखिएगा, ये कह रहे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो ठीक है बेटा, हमने यहां पर ये किए +q आवेश ले लिया। अब ये कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे, तो इसका क्षेत्र बना लीजिए, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, तो यहां पर हम दूसरा आवेश लेकर आए जिसका नाम है Q0। ये हमारा है +q आवेश, यहां पर हमने ले लिया Q0। अब ध्यान देखिएगा, हमने इस चित्र को इस प्रकार बना दिया है। आपको दिख रहा होगा बेटा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहां पर +q है, यहां पर Q0 है।
अब आप एक बात देखिए, इस क्यू नॉट का मतलब यहां पर यह है, इसको हम कह सकते हैं क्यू नॉट को परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। यानी यहां पर एक आवेश दिया रखा +Q, और जब ये +Q आवेश रखा है तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। यानी जो ये रेखाएं बनी है ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब ये +Q आवेश क्या करेगा? अब इसके पास में दूसरा एक आवेश लेकर के आ, जिसका नाम है Q नॉट। Q नॉट का मतलब ये है कि ना तो ये एक बहुत ही हल्का चार्ज है, इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब इसको Q नॉट बोला जाता है। यानी ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको जब हम +Q आवेश के पास ला रहे हैं तो देखिए बेटा, इसका तीर बाहर की ओर लगा है, तो ये +Q आवेश Q नॉट को बाहर की ओर ढकेल रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये +Q आवेश Q नॉट को बाहर की ओर ढकेल रहा है। अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि इसके बीच में कौन सा बल लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बेटा? प्रतिकर्षण बल। क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, बाहर की ओर ढकेल रहा है। ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा है? ये इसको बाहर की ओर ढकेल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यानी इसके पास कुछ चार्ज है पॉजिटिव, जबकि इसके पास का ये Q नॉट है। यानी इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। इसलिए +Q आवेश क्या कहता है? बाबा मुझसे दूर रहिएगा, मैं आपको अपने पास नहीं आने दूंगा। ऐसी यही तो कहना चाहता है। ये कह रहा है कि +Q की इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, इसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, इसलिए इसको बाहर की ओर ढकेल रहा है। इतनी बात आई समझ में? अब बेटा फिर से पहुंचिए परिभाषा पर, अब आपको समझ में आएगा। कह रहे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो ये आवेश है और इसके चारों ओर का ये क्षेत्र बन रहा है, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, इसके पास दूसरा आवेश लेकर आए Q नॉट, दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब या तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर किस बल का अनुभव कर रहा है? प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो इसके चारों तरफ जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद चलिए हम बात करते हैं। अब की बार हम चार्ज ले रहे हैं -Q, यहां पर +Q लिया था, यहां पर -Q। अब ध्यान से देखिएगा इसको, अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर हमने चार्ज ले लिया Q नॉट, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसको इंग्लिश में टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब देखिएगा बेटा, यहां पर तो इसका बिल्कुल नजारा ही बदल गया। अभी तक यहां पर +Q आवेश था, अब यहां पर हमारा -Q आवेश हो गया, और ये हमारा -Q है और ये हमारा Q नॉट है। हम आपको पहले बता चुके, इसके पास क्या है? Q नॉट ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। ये एक वैद्युत उदासीन है। क्या है? एक वैद्युत उदासीन, इसके पास किसी प्रकार का ये वैद्युत नहीं है। लेकिन ये जो है -Q आवेश, इसके पास क्या है? ये माइनस में चल रहा है। माइनस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, माइनस चल रहा है। अगर जैसे कि माइनस का मतलब ये होता है, अगर ये -1 नंबर है तो इसका मतलब है कि अगर इसको प्लस का 1 और दिया जाए तब इसका मान क्या हो पाएगा? 0 हो पाएगा। अगर जैसे कि अगर -1 है और इसको अगर प्लस का 1 और दिया जाए तब जाकर के 0 हो पाए, तब जाकर के वैद्युत उदासीन हो पाएगा। इसका मतलब यह है इसमें ये वाला आवेश बड़ा है और ये वाला आवेश क्या? छोटा है। क्योंकि इसके ऊपर हालांकि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन किसी का
कर्जा भी नहीं है, यानी किसी का ऋण भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ऋण है, तभी ऋण का चिन्ह लगा है, तभी तो माइनस का चिन्ह लगा है, क्योंकि इसके ऊपर ऋण है, इसके ऊपर कर्जा है भी किसका, आवेश का, तभी ये माइनस क्यू क्या चाहता है, क्यू नॉट को अपनी तरफ इसने आकर्षित कर लिया। देखिए बेटा तीर लगा, इसकी तरफ नहीं लगा, ये इसने अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लिया, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये हमारे पास आएगा, ये माइनस क्यू समझ रहा है कि ये क्यू नॉट हमारे पास आएगा तो मैं इससे कुछ आवेश ले लूंगा, इसलिए इसने अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। अब इसके चारों तरफ जो क्षेत्र बन रहा है, इसके चारों तरफ जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बीच बेटा कौन सा बल लगेगा, इसके बीच जो हमारा बल लगेगा उसको बेटा हम लोग आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि इसने इसको आकर्षित किया है अपनी तरफ, इसने इसको अपनी तरफ आकर्षित किया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, आकर्षण बल इसमें लगेगा। इतनी बात बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। इसीलिए इसकी परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी इसलिए लिखा गया है कि वो प्लस का क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू, यानी प्लस का भी आवेश हो सकता है और माइनस का भी आवेश हो सकता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ठीक है बेटा, बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।